प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया, लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान अपेक्षा थी कि वह उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान तमाम साहित्यकारों के तौर पर एक अलग ही छवि रखती है, जहां पे भाषा की समृद्धता अपने आप में लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय रहती है। चाहे हम बात करें तुलसीदास जी की, चाहे हम बात करें सूरदास जी की, चाहे आधुनिक दौर के अंतर्गत बैतली शरण गुप्त की, तमाम जितने नामचीन साहित्यकार हुए हैं वो सब उत्तर प्रदेश की धरा में जन्मे। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो नेताओं के स्तर पर एक गंभीरता की, एक सौम्यता की, एक सहजता की भाषा की अपेक्षा रहती है। लेकिन इसके उलट वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें गली मोहल्ले के लेवल पर भी जिस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उस भाषा का इस्तेमाल शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपने प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में कर रहे हैं वो अपने आप में अचंभा भी पैदा करता है और मन को आहत भी करता है। तो हमारा आज का जो विषय है वह है उत्तर प्रदेश का चुनाव, बयानों के वार, गोली से प्रहार। गोली से प्रहार का संदर्भ यह है कि न केवल बातों से बल्कि अब हिंसक वारदातों के माध्यम से भी चुनाव में इच्छानुकूल परिणाम लेने की कोशिश हो रही है। चाहे वो ओवैसी पे हमला हो, चाहे भाजपा के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश। ये घटनाएं बता रही हैं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महायज्ञ में क्या कुछ इस समय पे घटित हो रहा है जो हमारे मन को आहत भी करता है और परिदृश्य को शर्मिंदा भी करता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश इस कार्यक्रम के दौरान अगले 1 घंटे में करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो महान विचारक थे, उन्होंने यह विचार आने वाली पीढ़ियों को संप्रेषित किया। लेकिन क्या वर्तमान में नेता इसे भूल हर किस्म की मर्यादा लांघने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इसी आलोक में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नितेंद्र सिंह जी हैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी को। साथ ही इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी से करेंगे, क्योंकि वह न केवल प्रदेश की बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, और भाषा के स्तर पर सवाल उनकी पार्टी से भी उठ रहे हैं। इसलिए उनसे सवाल करें उससे पहले लेकिन एक झलक देखते हैं उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे बयानों की। सुनिए। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई चौधरी निकाल रहा है, कोई गद्दी निकाल रहा है, तो हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए बेरोजगार। तो मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपसे समझना चाहता हूं कि जिन्हें वो संत हैं, वो रक्षा पीठ के प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये कौन सी भाषा है? 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल दूंगा। गली मोहल्ले में जो आतंक बदमाश होते हैं उनसे ऐसी भाषा तो हमने सुनी है, पर एक जिम्मेदार पद पर लंबे समय से आसीन व्यक्ति के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में इस भाषा का इस्तेमाल कितना जायज, थोड़ा रोशनी देंगे आप? हिमांशु जी, भाषा की मर्यादा की जो बात आप कर रहे हैं,
अगर आप देखें कि वो किसके लिए प्रयोग की गई है, अगर अपराधियों की गर्मी शांत करने की बात हो रही है, और एक और बयान बड़ा चर्चा में रहा था जब ये कहा गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, ये दोनों बयान अगर अपराधियों के लिए हैं और आतंकवादियों के लिए हैं, तो मुझे एक वर्ड जो आप पकड़ रहे हैं, ये बहुत ही सामाजिक और बहुत ही चर्चित शब्द हैं, जिनको बहुत ही आम बोलचाल भाषा में यूज किया जाता है जी। तो अगर आप किसी रिस्पेक्टेबल आदमी के लिए करते हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी नेता के लिए करते हैं जी, आप अपने प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, आप अपने जैसे बराबर वाले आदमी के लिए करते हैं, लेकिन अगर कोई अपराधी है और कोई आतंकवादी है तो इसका मतलब समझने की बात है। बाल की खाल निकालने की कोशिश इसलिए हो रही है, जो लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं वो अपराधियों और आतंकवादियों को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि अगर अपराधियों को कहा जा रहा कि जिन्होंने धमकी दे रहे हैं खुले में कि आने दो 10 के बाद हम देख लेंगे, तो ऐसे अपराधियों को अगर ये धमकी दी जा रही है कि उनकी गर्मी शांत हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। और दूसरी चीज, अगर ये कहा जा रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मार दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय आदमी, कोई भारत का नागरिक इन दोनों बयानों में कोई गलती बताएगा। आप बताइए मुझे इसमें कहां गलत। मैं समझने की कोशिश करता हूं आपके द्वारा विनम्रता में कही गई इस बात को। थोड़ा समझाएंगे मुझे डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी कि जिस मुलायम सिंह यादव के आपके सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और ये बताते हैं कि देखिए मुलायम सिंह जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनके द्वारा स्थापित पार्टी के संदर्भ में आपके माननीय मुख्यमंत्री तमंचा जीवी, दंगाई, लाल टोपी को दंगे का प्रतीक, इन सारी बातों से विभूषित करते हैं। ये आप लोगों की भाषा चुनाव के समय पर ही बदल क्यों जाती है? जब आप निजी तौर पर मिलते हैं तो कोई अलग व्यवहार करते हैं, और जब सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो जनता के बीच में इस प्रकार का उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर यह अपेक्षा करें कि वो गर्मी निकालने का काम करेगा? एक तरफ आप दावा करते हैं कि आपने तो 5 साल काम किया, 5 साल में आप लोगों की गर्मी निकाल नहीं पाए, ऐसे लोगों की जो आपको 10 मार्च का इंतजार करना पड़ रहा है। थोड़ा इस पर भी दृष्टि दे। या आपको कोई शर्मिंदगी है, या आपके अंदर इस बात की लेके कोई पीड़ा है कि चुनावी आवेश में ऐसी भाषा निकल गई, नहीं होनी चाहिए, और आइंदा हम कोशिश करेंगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें? जानना चाहूंगा। हिमांशु जी, ये भाषा न मैं आपके लिए प्रयोग कर सकता हूं, न यहाँ पैनल में बैठे किसी मित्र के लिए प्रयोग कर सकता जी। लेकिन अगर ये भाषा उपयुक्त आदमी के लिए प्रयोग की जा रही है तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती है। और जो तमंचा और कट्टा की बात हो रही है, आप याद कीजिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से स्टेटमेंट ये आता है कि तुम्हारे पास तो कट्टे और तमंचे, हमारे पास AK-47 है। अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे लोगों को तमंचावादी कहा गया है। और जो दूसरे जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए गर्मी शांत करने की बात, किसकी गर्मी शांत? अपराधियों की गर्मी शांत करने की अगर बात की जा रही है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें परेशानी क्यों हो रही है। क्या किसी को क्यों परेशानी हो रही है? बड़ा मासूम सवाल है डॉक्टर कौशल कांत मिश्र का। इस मासूम सवाल को उत्तर देने के लिए नितेंद्र सिंह जी मेरे पास है, समाजवादी पार्टी के, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। भाई इतनी भली बात कही गई, सामाजिक रूप से व्यवस्था अच्छी रहे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा, अपराधों पर अंकुश रहे, अपराधियों पर अंकुश रहे, इसलिए इन बातों को कहा। क्यों परेशान है आप नितेंद्र सिंह जी? ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्र। उनकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं आप? उनके प्रश्न का कोई उत्तर आपके पास है? नहीं, उनके प्रश्न का उत्तर भी है, आपके प्रश्न का भी उत्तर है जी। पहली चीज, जैसे कि अभी आपने संबोधित किया और आपने कहा कि आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक संत भी हैं, तो अभी आपने कह दिया संत हैं, तो संत की तो ये भाषा होती नहीं। दूसरा, ये भाषा मुख्यमंत्री की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 5 वर्षों तक लगातार उत्तर प्रदेश में राज्य करके आए, कानून व्यवस्था उनके हाथ में थी। क्या 5 वर्षों में अभी तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए? दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई न्यायालय नहीं है कि वो मंच पे खड़े होकर के तय कर देंगे कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है और बोल देंगे इसको ठोक दो। गोरखपुर के अंदर पुलिस ने उनकी बात को सुना और ठोक दिया। क्या वो मनीष गुप्ता कानपुर के व्यापारी अपराधी थे? विवेक तिवारी को लखनऊ की सड़क पर
आईटी दल के व्यक्ति थे, आईटी में काम करते थे, उनको पुलिस ने ठोक दिया। क्या वो अपराधी थे? और ऐसे लोगों की अगर गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं तो ये क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए हैं, जो ये खुद ही तय कर लेते हैं कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है। अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे किसी व्यक्ति की गरिमा के लिए शोभनीय नहीं है। फिर भी अगर कौशल कांत मिश्रा जी उसको जायज ठहराते हैं तो भाई मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि कौशल कांत मिश्रा जी की पार्टी की ये भाषा हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चलती है, जो प्रतिनिधित्व करती है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े वंचित लोग हैं, उनकी बात करती है। तो हम तो मुख्यमंत्री का काम होता है कि प्रदेश की व्यवस्था को अमन चैन कायम करे, जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनके विकास के लिए काम किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार नफरत की बात करते हैं, दंगों की बात करते हैं, गर्मी शांत करने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री हैं वो कोई कंप्रेसर थोड़ी ना है। और जैसा अभी भी आपने कहा कि 5 वर्ष तक आप क्या करते रहे, अगर अभी भी आपके राज्य में अपराधों की बाढ़ आई है, सड़क चलते कोई भी व्यक्ति किसी एक नेता के कार के ऊपर हमला कर देता है, आपके राज्य में 2-2 गोलियां मार देता है, तो फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, या तो आप दावा करना बंद कर दीजिए कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, आपके क्या कानून का राज है, स्थापित हो गया है, सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, अब तो पुलिस भी अपराधी बन गई है, सीधे किसी को भी ठोक दे रही है, तो फिर ये दावा बंद कर दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में बड़ा सुशासन ले आए थे, बड़े कानून के रक्षक हो गए थे। अब 2 बातों में एक पक्ष तो मिश्रा जी एक पक्ष तो रखिए नितिन सिंह जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप जो इतनी शिष्टता की बात कर रहे हैं, आपसे भी समझना चाहता हूं, आपके माननीय सहयोगी हैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव पिछले 10 दिन से उनके बगैर एक सभा संबोधित नहीं कर रहे। वो जयंत चौधरी बोल रहे हैं ऐसा भर भर के वोट दो, ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी के नेताओं की चर्बी उतर जाए। यही बच गया है आप लोगों के पास जनता के बीच कहने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में इसी भाषा के साथ में आप जन समर्थन की उम्मीद करते हैं? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए यही हस्ताक्षर आप दे के जाना चाहते हैं? इस पर टिप्पणी ये तो हुई जयंत चौधरी की। आपके माननीय विधायक रफीक अंसारी मेरठ से, वो बोल रहे हैं 5 साल में सरकार हिंदू गर्दी मचाई हुई है, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है, अगर ये सरकार बन गई तो मेरठ के अंदर गुंडा बन जाएगी। मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है, लेकिन इस सरकार ने दबाने का काम किया है। सहमत है इस भाषा से? योगी आदित्यनाथ पर आपको बड़ा ऐतराज है, अच्छा नहीं बोलते, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और आपके नेता, इनके संदर्भ में भी कोई शर्मिंदगी वैसी है या ये बिल्कुल जायज है? ऐसा ही होना चाहिए और इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्या कहते हैं नितिन जी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको भाषा का संयम रखना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी जी ने वोटों से अपील की, वोटरों से, कि आप चूंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष और सत्ता पक्ष से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री का हो रहा है, तो वोटरों से अपील की कि आप इतने वोट दे दीजिए कि चूंकि जिस तरीके से उनका मानसिक दिवालियापन होगा वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। वोट से अपील कर रहे हैं, वो मंच से खड़े होकर के किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि हम किसी की गर्मी शांत करेंगे। वो ये वोटरों से अपील कर रहे हैं कि चूंकि इन लोगों के दिमाग में जो गर्मी चढ़ गई है और मानसिक दिवालियापन का शिकार हो रहे हैं, तो वोटरों से अपील कर रहे हैं कि उन्होंने गर्मी चढ़ गई है नहीं कही है, गर्मी के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ को दिक्कत है और इनको चर्बी से दिक्कत है। किस भाजपा नेता की चर्बी आपको अखर रही है? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है। क्या आप जनता के बीच में, जो लाखों लोगों के बीच में रोल मॉडल होते हैं, जिनसे समाज आने वाले समय के लिए उम्मीद रखता है, उत्तर प्रदेश जिसकी एक ऐतिहासिक विरासत हजारों साल की है, अब आप इसी स्तर पर ला देना चाहते हैं या इसको लेकर कोई शर्मिंदगी है आपके अंदर? ये एहसास है नहीं, ये बंद होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जानने में मेरी दिलचस्पी, क्या आपके पास बात करने के लिए मुद्दे नहीं है जिसके कारण गाली गलौज की भाषा में ही अगर बात करें तो आपको लगता है बात में वजन आएगा, दम आएगी, जनता ज्यादा प्रभावित होगी? डॉक्टर साहब, ये समाजवादी पार्टी का जो कल्चर, आप समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे प्रदेश और देश के लोग इस बात से सहमत हैं
कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की भाषा हमेशा संयमित रही है, शिष्टतापूर्ण रही। उन्होंने पक्ष और विपक्ष किसी भी नेता के प्रति आज तक अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, और यही समाजवादी विरासत है जो आदरणीय नेताजी से सीखी है। आप जब बोलचाल के दौर में कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों ने अगर इस तरीके की भाषा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसे ये कहते हैं कि ताली बजाई जाती है तो जितनी तेज से हम करते हैं उसी की तेज में प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया भी बहुत शालीनता से और शालीन तरीके से समाजवादी के लोग देते रहे हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई बात नहीं कही है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, दलील है नितिन सिंह की। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। उनसे समझना चाहता हूं कि भाषा के इस स्तर पर क्यों जा रहा है प्रदेश। क्या राजनीतिक दलों के पास में जनता के बीच अपने मुद्दों को रखने का दम नहीं रहा, विचार नहीं रहा, इसलिए इस भाषा के माध्यम से ही लगता है कि प्रभाव बनेगा, इसलिए आप लोग इस राह पर हैं, या इससे तर्क और कोई कारण है? डॉक्टर उमाशंकर जी। हिमांशु जी, देखिए ये कुंठा है जी, और आपने कहा कि ये भाषा उन लोगों की है जो आदतन बदमाश होते हैं, तो मैं आपकी बात क्यों मना कर दूं कि आप गलत बोल रहे हैं? जी, ठीक बोल रहे हैं। आपका अनुभव है कि ये भाषा उन्हीं लोगों की है जो आदतन बदमाश होते हैं, और बदमाश कई तरीके के होते हैं। एक वो तमंचा लेके चलने वाले होते हैं, एक AK-47 लेके चलने वाले होते हैं, एक वो भी आदतन बदमाशी ही कही जाएगी जो अपने से बड़ों के माइक मंच पर छीन लिया करते हैं, उनको बोलने से मना कर देते हैं। वो लोग भी हैं जो राजनीति के विमर्श को बदल कर करने के बजाय जिन्ना को उठा के लाते हैं। वो लोग भी हैं जो घर से भाग जाते हैं, कहीं और जाके सेटल हो जाते हैं। वो लोग भी हैं जो अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और इतना उनका अपमान करते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाते हैं और उसको तमाम अन्य चीजों से जोड़ देते हैं। और उन लोगों के बारे में क्या कहना। आप बिल्कुल हिमांशु जी, आप बड़े पत्रकार हैं, अगर आपने आदतन बदमाश शब्द का प्रयोग किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनके ऊपर 302 का मुकदमा है, उनके ऊपर धार्मिक स्थल पर दंगा भड़काने का मुकदमा है, उनके ऊपर मारपीट और बलवे का मुकदमा है, और एक और साहब हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके के मुकदमे हैं। तो अगर इस तरीके की भाषा आ रही है तो बिल्कुल आपने सही शब्द प्रयोग किया, ये आदतन बदमाश है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं हिमांशु जी, वो दूसरा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं, वो गर्मी और चर्बी की बात नहीं कर रही है, वो भर्ती की बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी पद खाली हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम उनको भरेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। एक संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने हिमांशु जी, उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इन्होंने 2017 में लोक संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, फिर जारी करने वाले हैं। लेकिन वो जो लोक संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया था उसमें भर्ती के नाम पर इन्होंने 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी। और जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया तो योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वादा था 70 लाख का लिखित में, वो भी संकल्प पत्र में। संकल्प का मतलब हम आप सब जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं। उसमें 70 लाख का संकल्प था और 4.5 लाख का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं 5 साल बाद, यानी कि 70 में से 4.5 घटा दीजिए। कितने का ये झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जो लिखित तथ्य और प्रमाणिक हो गया योगी जी के बयान से। अब गन्ना पर आ जाइए। गन्ना के लिए कहा था इन्होंने उसी लोक संकल्प पत्र में कि सरकार बनते ही हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, 90 दिन में बकाया भुगतान कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उस पर ब्याज देंगे। आज तक 13,000 करोड़ सरकारी चीनी मिलों का गन्ना किसानों का बकाया है। और जब गन्ना किसान योगी जी से कहते हैं भुगतान कर दीजिए तो कहते हैं गन्ना उगाते क्यों हो, गन्ने से शुगर हो जाता है। और गन्ना ना उगाए उसके लिए क्या किया, उसके लिए जो बिजली का बिल था ट्यूबवेल का,
उसका जो भार 2.5 किलोवाट था उसको बढ़ा के 7.5 किलोवाट कर दिया, यानी कि 7.5 किलोवाट का बिजली का बिल गन्ना किसानों को देना पड़ेगा। उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी 2014 में, राहुल जी भट्टा परसौल से लड़े। अभी 3 काले कानूनों के माध्यम से 700 किसानों की बलि ले ली भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर एकाएक प्रधानमंत्री जी प्रकट हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। तो क्या वो जो 700 परिवार अनाथ हुए उनके घर का मुखिया वापस आ जाएगा? आगरा की बात कर लीजिए, आगरा में वो तस्वीर हिमांशु जी कौन भूल सकता है, जब एक बहन अपने पति को कोरोना के समय बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी और बचा नहीं पाई थी। ये आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता, ये आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन मैं प्रभात त्रिपाठी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो गर्मी चर्बी हिंदू गर्दी इसमें उलझे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिसकी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 7 सीटें थी, वो मुद्दों को लेकर बात कर रही है। या आपके प्रदेश में चल क्या रहा है? जो निर्णायक स्थिति में है वो मुद्दों पर बात करने के स्थान पर जिस भाषा में बात कर रहे हैं, और जो किसी दौड़ में नहीं समझे जाते हैं वो मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। इस विरोधाभास पर आप जैसा सुधी पत्रकार क्या दृष्टि रखता है? देखिए द्विवेदी साहब, मैं एक बात कहूं, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और मैं 90 के दशक से देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। जो क्षेत्रीय पार्टियां जब सत्ता में आई कांग्रेस के जाने के बाद, और रीजनल पार्टीज का जब दौर चला उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें मुलायम सिंह ने 3 बार सरकार बनाई, 3 बार मायावती ने सरकार बनाई और अखिलेश ने सरकार बनाई, और उस बीच 3-4 बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। मैं देख रहा हूं जब से कि आप 5 साल पूरे काम करते हैं। पहले तो हंग असेंबलीज होती थी, लेकिन जब बहुमत की सरकारें आई और तानाशाह सरकार बनी, मैं बहुमत की सरकार को तानाशाह सरकार मानता हूं, और पूरे 5 साल तक वो अपने हिसाब से अपने ब्यूरोक्रेट के तहत, अपने नेताओं के तहत सरकार चलाते हैं। जब जनता के बीच नया मैंडेट लेने जाते हैं तो उनको भारत पाकिस्तान याद आता है। पाकिस्तान बहुत दूर है उत्तर प्रदेश से, और हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान और गर्मी और चर्बी, ये सब याद आता है। मैं एक पूछना चाहता हूं कि लोक कल्याण पत्र कल भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। इसके पहले भी 17 में जारी किया था, 12 में अखिलेश ने जारी किया था, उसके पहले मुलायम सिंह और मायावती सबने जारी किया था। 5 साल जनता के 5 साल आप सीट पे रहते हैं, आप चुन के आप जाते हैं, आपने जनता में और समाज में परोसा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के पैनल में बैठे हैं या और भी पैनलिस्ट हैं, आप जितना परोसेंगे। एक मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं खड़े होकर कि ठोक दो, सदन में ये भाषा होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। सदन में चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से लाया जाता है और विधानसभा की और लोकसभा की कार्रवाई दिखाई जाती है कि देखिए हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की बातों को यहाँ रखते हैं आके, चाहे वो 0 ओवर हो, 0 ओवर हो, चाहे क्वेश्चन प्रहर हो या जो भी हो। या लोकसभा चलती है तो विदेश से भी लोग आते हैं और देखते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति है, इन राजनीतिक दलों ने इस समाज को पूरा नष्ट कर दिया है। आप जनता के बीच जब जाते हैं तो आपको शमशान कब्रिस्तान याद आता है, आपको अपना विकास काम नहीं याद आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 4 दिन पहले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा और उन्होंने इतने काम गिनाए कि अगर ये सारे काम पूरे हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज आ जाना चाहिए। और रामराज तभी आता है जब किसान के चेहरे मुस्कुरा रहे हो, छात्रों के चेहरे मुस्कुरा रहे हो और अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का चेहरा मुस्कुरा रहा हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह बड़ा चिंता का विषय है। मैंने कई डिबेट्स में और भी चैनलों में मैंने ये बात उठाई कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं जो ये बयान बहादुर आके, चाहे वो प्रधानमंत्री देश के हो, चाहे वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे एक संत हो, एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि आप जनता के रोल मॉडल हैं। जनता अगर छात्र युवा आपको देख के क्या सीखेंगे? क्या तमंचा? आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी है, तमंचाधारी पार्टी है। अरे तमंचा की बात तो आप ही लेके आए हैं। अरे भाई, अगर इस देश के अंदर जब बैलेट से चुनाव होते थे तो बुलेट हावी रहता था, आपको याद होगा। आपने भी पत्र, मैं तो 88 से पत्रकारिता कर रहा हूं कि मत पत्र लूट लिए जाते थे।
लोग लूट ले जाते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी, लगा तो गुंडागर्दी थोड़ी बंद हुई, बुलेट पे बैलेट हावी हो गया और ईवीएम से बटन दबते रहे। मैं कहता हूं चाहे वो इनके भाजपा की तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, जो बयान बहादुर है, जो समाज को नफरत फैला रहे हैं, इनके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे, बटन कहां दबेगा। चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता है प्रभात त्रिपाठी, ये तो आपका सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं कि कुल मिलाकर नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए आनंदित होते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा, या वो ये बोल रहे हैं कि मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूं, या जयंत चौधरी को ये कहते हुए आप उनके चेहरे की मुग्धता देखिए जिसमें वो ये बोल रहे हैं चर्बी उतार देंगे। आप जानना चाहते हो कि जनता पे वाकई इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या जनता इससे प्रभावित होती है और इनके पक्ष में मतदान करने के लिए लालायित हो जाती है? जिस कारण से नेताजी को लगता है कि भाषा तो यही चलेगी, मजा इसी में है, लाभ इसी में है, जीत इसी में है। देखिए द्विवेदी साहब, मैं आपको बताऊं, जब 92 के बाद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आई है, जी, दूरदर्शन करता था, काट पीट के दिखाया जाता था, कोई असंसदीय आपका कोई भी एक रैली का एक अंश भी नहीं जा सकता था दूरदर्शन के अंदर। 92 के जब ये चैनल्स आए हैं और इन्होंने सुर्खियां पाने के लिए इस तरीके के बयान देने शुरू किए और रातों रात वो स्टार प्रचारक बन गए, रातों रात वो एक ऐसे आइकॉन बन गए जनता के। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो एक गली के, जो एक कारपोरेटर का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते थे, वो रातों रात विधायक बन गए। एक लहर चली और लोगों ने जिस तरीके, देखिए कोई जनता को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं, हम आप पैनल में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम अपनी भाषा मर्यादित रखेंगे और डिबेट में भी और पैनलिस्ट भी मर्यादित भाषा रखेंगे, क्योंकि लाखों व्यूअर्स जनता टीवी देख रहे हैं और जो उनके व्यूअर्स हैं, अगर हम चिल्लाएंगे, हम अपनी भाषा गलत रखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा? आज आप देख लीजिए, और भी जितने भी हैं, ये लोग बोल के चले जाते हैं और भारत पाकिस्तान करके चले आते हैं और गर्मी और चर्बी भाषण देके चले। 58 सीटों का चुनाव हो रहा है 10 तारीख को जी। ईवीएम बटन 2 दिन बाद दबाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी व्याकुल है, इतनी परेशान है कि उन मुद्दों को डाइवर्ट करके एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन है उस पर अगर आप आ गए तो फिर 5 साल आप झेलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किसानों की नाराजगी क्यों है उनके प्रति, जाट और गुजर और दलितों में नाराजगी क्यों है वहां पे पश्चिम के 58, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो रहा है। तो प्रभात त्रिपाठी जी का आकलन ये है कि ये भाषा जनता के स्तर पर पसंद तो नहीं की जाती है, लेकिन कहीं चुनाव मूल मुद्दे पर केंद्रित न हो जाए, इससे बचने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना मुफीद लग रहा है। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्र आपके पास आना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता रहे, उनके भाषण में, उनके उद्बोधन में इस प्रकार की शब्दावली को कभी हमने देखने सुनने का मौका पाया नहीं। क्या लगता है आपको? गलत थे वो, तमीज नहीं थी उनको, समझ नहीं थी। समझ अब की पीढ़ी को आई है कि जनता पर असर किस बात से आता है, इसलिए ये भाषा आपको ज्यादा भा रही है। एक सवाल। और दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई इस बार के चुनाव में भाजपा के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके आधार पर आप जन समर्थन की उम्मीद करें, इसलिए विरोधी दलों के मान मर्दन में ही आपने अपनी पूरी ताकत केंद्रित कर रखी है, क्योंकि आपके पास अपने स्तर पर वोट पाने की क्षमता नहीं बची। हिमांशु जी, पूरे पैनल में हर आदमी ने हमारे ऊपर सवाल उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और मुझे टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी ने सरकार पे ही सवाल उठाया। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि समाजवादी पार्टी के तरफ से स्टेटमेंट्स क्या क्या आए जी। सबसे पहले इस चुनाव में इसको दूषित करने वाला स्टेटमेंट पहला था, याद कीजिए, जिन्ना का। कौन लाया? अखिलेश जी।
मोदी जी काशी जाते हैं, वहां पे कहा जाता है कि जब उम्र हो जाती है तब लोग काशी जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? अखिलेश जी का था। अब हम इनके ऊपर जाते हैं। इनके पिताजी कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है 2014 में। इनके जो खासम खास हैं, आजम खान, कहते हैं भारत मां डायन है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, मुजफ्फरनगर के दंगों का हम बदला लेके कहीं रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस के लीडर जो अभी आए हैं वो ये कहते हैं कि हम नमक में दफना देंगे योगी जी को और मोदी जी को। दूसरे लीडर ये कहते हैं कि मोदी जी की हम बोटी बोटी काट जाएंगे। ठीक विधानसभा में बलात्कार के बारे में कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं आपने सुना है। और ये जितने स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल को इंडिकेट करते हैं, महिला को इंडिकेट करते हैं, विधानसभा के फ्लोर पे दिए जाते हैं। और जो हमारे नेताओं के बयान हैं वो आतंकवादियों और अपराधियों के लिए दिए जाते हैं, और जिसको मैं अभी भी जस्टिफाई करता हूं। इसके बाद अब आपने कहा कि क्या हमारे पास करने को, दिखाने को, बताने को कुछ नहीं रह गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय थी 45,000 रुपए सालाना से बढ़कर के 95,000 रुपए सालाना हो गई है। इसके बाद आते हैं, किसी ने सवाल उठाया कि नौकरियां नहीं है। 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों का मिला करके उससे ज्यादा है। इसके बाद मैं और नौकरियों में नहीं जाता क्योंकि इससे ज्यादा दी गई है एमएसएमई के थ्रू, प्राइवेट में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। इसके बाद आती है सपा के समय में कानून व्यवस्था की बात आई। सपा के समय में 700 दंगे हुए हैं, बसपा के समय में 364 दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश को पहली बार एक ऐसी सरकार मिली है, आप बेहतर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। डकैती में 58% की कमी आई है, हत्या में 33% की कमी आई है, और बलात्कार के मामलों में पूरे उत्तर प्रदेश में 45% की कमी आई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी जमीनों पे कब्जा करके सरकार के द्वारा डिमोलिशन करके, उनकी गैर कानूनी जमीन जो अवैध कब्जे थे उसको हटा करके उस पे गरीबों के लिए मकान बना करके देने का काम पहली बार सरकार ने किया है। अपराधियों के फोटो लगा करके उनको आइडेंटिफाई करने का काम सरकार ने किया है। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो दंगा करते समय फोटो निकाल के उनसे अगर आप प्रॉपर्टी जलाएंगे, नुकसान करेंगे तो सरकार भुगतान ले रही है। इसके अलावा फसल की बात आई। एक आप अभी कांग्रेस के साहब बोल रहे थे, राजस्थान में राहुल गांधी का स्टेटमेंट था आने के 1 हफ्ते के अंदर सारा भुगतान कर देंगे। आज तक सरकार वहां की 1 पैसे का भुगतान नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 140 लाख करोड़ का भुगतान किसानों के लिए किया गया है। बस और अगर खरीद की बात करते हैं तो कितना बता रहे हैं आप? 140 लाख करोड़ जी, 140 लाख करोड़, 140 लाख करोड़ का गन्ने का भुगतान हुआ। आंकड़े चेक करिएगा। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या आपकी जानकारी में इस देश का सालाना बजट कितने लाख करोड़ का होता है, ये आपकी जानकारी में है? ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि तो मैं आपकी जानकारी में ला देता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बार 40 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। अगर पूरे देश के संदर्भ में बात कर लें तो कुल मिला के आपने अकेले उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को 140 लाख करोड़ दे दिया ना। 5 साल का इस देश का बजट नहीं था। माननीय डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, वाकई आप गंभीर हैं ना अपने दावों के प्रति, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले दावे या आपकी पार्टी के द्वारा किए जाने वाले दावों पर इसीलिए अविश्वास पैदा होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब कह रहे थे कि पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और यह दावा जब आप कर रहे थे, प्रभात त्रिपाठी जैसा वरिष्ठ पत्रकार आपत्ति में हाथ खड़ा कर रहा था। आपने चाहा कि मैं आपको बीच में ना रोकूं, पर आपके दावे इतने ज्यादा हो गए कि मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मुझे आपको बीच में टोकना पड़ा। जी हाँ, अब मैं बोलना चाहूंगा। इसी पैनल में अभी मैं निकाल करके, हो सकता है मैंने गलत आंकड़ा दिया हो, 140 लाख नहीं हो, 140,000 करोड़ होगा, हो सकता है मेरे मुंह से निकला गलत हो, मैं उसको अभी करेक्ट कर देता हूं। ठीक है। इसके बाद आपने खरीद की बात करते हैं, एमएसपी पे खरीद
794 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा है हमारी सरकार ने 5 साल में। इसके पहले बसपा सरकार ने 240 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। समाजवादी पार्टी के दौरान केवल 217 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। तो मैं आपसे बीच में रोकते हुए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ये जानना चाहता हूं, जब आपने इतना अच्छा काम किया है, कमाल ही कर दिया, उत्तर प्रदेश का पूरा कायाकल्प कर दिया, तो ये जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, 80, 20 इस फेर में आप क्यों हैं? अखिलेश यादव के मुंह से जिन्ना निकल गया, गुनाह हो गया, अपराध हो गया, पाप हो गया। और जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना जी के संदर्भ में कसीदे पढ़ देते हैं तो वो देश का सम्मान हो गया। जब देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह जिन्ना जी के सम्मान में किताब में पेज पे ही पढ़ देते हैं तो वो सम्मान की बात हो गई। और अगर अखिलेश यादव ने देश के संदर्भ में तमाम नेताओं का उल्लेख करते हुए जिन्ना का जिक्र भर कर दिया तो अपराध ऐसा कि इसके आधार पर तो उन्हें उत्तर प्रदेश से क्या देश से भी बाहर भेज दिया जाना चाहिए। थोड़ा बताएंगे? हाँ जी हिमांशु जी, बिल्कुल सही सवाल किया। जिन लोगों ने भी जिन्ना की तारीफ की थी उनको कभी पार्टी ने साथ नहीं दिया था, आपको याद होगा। और यहां पर तो जिन्ना को पटेल की इक्विवेलेंट लाया गया, पटेल के बराबर किया गया, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। उस जिन्ना को जिसने ये कहा था कि वो भारत के टुकड़े चाहता है। समस्या ये है, दोनों को बराबर करने की बात है। आप किसी से मिल सकते हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी के साथ खड़ी नहीं हुई है जी। तो इसके बाद तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे को इस कार्यक्रम में कहने के लिए तैयार हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी अब आपके लिए प्रेरणा पुरुष नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने आज तक जिन्ना के संदर्भ में अपने कहे गए विचारों को लेकर कोई माफी नहीं मांगी, कभी खेद नहीं जताया। तो क्या डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ये बता रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी से भाजपा को कोई सरोकार नहीं, वो आपके लिए कतई माननीय नहीं, कतई सम्माननीय नहीं, इसी रूप में समझे आप? क्योंकि अखिलेश यादव के संदर्भ में तो आपने ऐसे ही व्यक्त किया है कि इस आदमी ने बात कैसी कर दी। हाँ हिमांशु जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं जी। हम उनके मार्ग पे चलते हैं। किताब लिखना और जिन्ना की तारीफ करना, ठीक, उन्होंने जिन्ना की तारीफ नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पटेल के बराबर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू के बराबर है। उन्होंने जिन्ना ने जो कहा उसके ऊपर किताब लिखी। ये कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा आज तक कोई किताब जिन्ना के संदर्भ में नहीं लिखी गई। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मुझे लगता है थोड़ा तथ्यों के संदर्भ में आपके पास में और बेहतर स्थिति होगी तो शायद आप ज्यादा बेहतर कह पाएंगे, लेकिन मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है और मैं नितिन सिंह जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि प्रभात त्रिपाठी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में ऐसा परसेप्शन है कि ये अपराधियों की पार्टी है, इसके यहां आपराधिक तत्वों को प्रश्रय मिलता है, आप इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या कोई कोशिश उसे बदलने की करेंगे या उसे साबित करने की कोशिश करेंगे, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। और इस परसेप्शन को लेकर कहीं कोई ग्लानि आपके मन में है कि कहां बात आप समाजवाद के संदर्भ में करते थे, कहां राम मनोहर लोहिया की शागिर्दी आपके हिस्से में आई थी और आपने अपने क्रियाकलापों से क्या छवि समाज के बीच में बना ली है, जिसके तहत आपके जिक्र मात्र से जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो कमोबेश उस धारणा को पुष्ट करने के लिए है जो कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त है कि आपका होना मतलब अपराधियों का राजनीतिकरण होना। कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से इस पर तो बहुत कुछ कहने के लिए है जी। ये सिर्फ जब बार बार शब्द यूज हो रहा है कि परसेप्शन बनाया गया है, और परसेप्शन किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी लोग अब ये कहने लगे कि ऐसी पवित्र वॉशिंग मशीन हो गई है कि जो वहां जाए वो बिल्कुल शुद्ध निर्मल गंगा जल की तरीके पवित्र होकर के संत हो जाता है। और इनके यहाँ संतों की परिभाषा आपने देख ली है कि वो बिल्कुल जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सठ विकार निज अनक कामा अचल चिंतन सत सुख धामा। तो ये जो 6 विकारों से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जो विरक्त हो जाता है वो सब भारतीय जनता पार्टी में आकर के शामिल हो जाते हैं। वो उनकी बड़ी पवित्र भाषा हो जाती है, अपराध तो छू करके भी नहीं गुजरता है। अब आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके ऊपर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं।
उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर 50 से ऊपर के मुकदमे हैं और जिनमें चोरी तक के मुकदमे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल के महापुरुष हैं, उनको मैं सत सत प्रणाम करना चाहता हूं। और अभी एक लंबी मणि त्रिपाठी जी ने एक लिस्ट जारी की थी, मैंने देखी थी, उसमें करीब 20 से ज्यादा एक जात विशेष के माननीय मुख्यमंत्री जी के लोगों के नाम थे, जिनके ऊपर 100, 110, 105, 152 ऐसे मुकदमों की फहरिस्त है, जिसका खंडन आज तक मिश्रा जी तो कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़े शुद्ध पवित्र लोग हैं और इन्होंने जिसके ऊपर ऐसे हाथ करके कर दिया कि ये अपराधी, वो अपराधी हो जाता है, तो ये तो एक माहौल है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की आज के परिप्रेक्ष्य की। जी लगातार आप लोग देख रहे हैं कि ये नई सपा है, नई हवा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी आज एक भी व्यक्ति जो अपराधी, हीनियस क्राइमिनल और इस तरीके का जिसके ऊपर आरोप होता था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं बनाया गया। और आपने पिछली बार भी इसका विरोध हुआ था, देखा था कि चाहे डीपी यादव रहे हो, मुख्तार अंसारी रहे हो, अतीक अहमद जैसे लोग रहे हो, इनको पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शामिल नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से परिवार में भी कुछ क्लेश होने का काम हुआ था। आज समाजवादी और आदरणीय अखिलेश, मैं बीच में रोकना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा नितिन सिंह जी, इतनी साफ सुथरी समाजवादी पार्टी में आजम खान और उनके बेटे के संदर्भ में जितने भी मामले हैं, वो क्या देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के तहत है? देश का स्वाधीनता संग्राम लड़ रहे हैं वो, और उसके तहत जेल में है, जिनको प्रत्याशी बना रही है आपकी पार्टी? थोड़ा बताएंगे। आप बता रहे हैं कि कोई भी आपराधिक किस्म के लोगों के संदर्भ में तो जगह ही नहीं है, क्या है वो? बिल्कुल बताएंगे। आजम खान जी एक यूनिवर्सिटी बनाए, यूनिवर्सिटी बनाने में कुछ जमीनें ली गई, उस संदर्भ। अब ये क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आजम खान जी बकरी चोर हो सकते हैं? क्या आजम खान जी किताबों के चोर हो सकते हैं? क्या आजम खान जी मुर्गी चोर हो सकते हैं? उनके ऊपर किताब चोरी करने के मुकदमे लिखाए गए हैं, उनके ऊपर बकरी चोरी के मुकदमे हैं, उनके ऊपर मुर्गी चोरी के मुकदमे। तो हम ये तो मैं कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा जो 7-7 बार के विधायक रहे हो, 5-5 बार। और इसके अलावा और कौन से मुकदमे हैं, इसका भी तो उल्लेख कीजिए ना। चलिए, इन मामलों में तो वो संलिप्त नहीं है आपके अनुसार, पर बाकी जो मामले हैं उनका भी जिक्र आप उतनी ही दमदारी के साथ कर सकते हैं। नितिन जी, कौन कौन से मामले हैं आजम जी और उनके चिरंजीव पर? उनके ऊपर इसी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 100 तक मुकदमे लिखाए हैं। तो निश्चित रूप से अभी वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे हैं, और जब तक, ये तो आप भी जानते हैं और हम लोग भी कानून से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं, कि जब तक किसी भी मुकदमे का माननीय न्यायालय द्वारा फैसला नहीं होता, तब तक हम किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते हैं। और जिस दिन अपराधी हो जाएंगे, वो चुनाव लड़ने लायक नहीं होंगे, न्यायालय से फैसला आ जाएगा। एक बात तो यहाँ कहना चाहते हैं, अभी इन्होंने बात की कि जिन्ना गन्ना। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक भाषण में तुलना कर दी एक संस्थान की, कि एक संस्थान ऐसा था जहां से नेहरू पढ़े थे, गांधी जी पढ़े थे, पटेल जी पढ़े थे, वहां जिन्ना भी पढ़े थे। बस इनको मुद्दा मिल गया। लेकिन ये इस बात पर क्या कहेंगे? अभी अडवाणी जी पे तो कह रहे थे कि पार्टी से उनका नाता खत्म कर लिया गया है। सबसे पहले 2 नेशन की थ्योरी कौन लाया था? हिंदू महासभा लेकर के आई थी। जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ 1942 में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों वाले लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, और उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी, भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी, बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, वहां जाकर के मैं विषय को भ्रमित नहीं करना चाहता नितिन सिंह जी, मैं मुद्दे पर ही रहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव पर रहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव में नेताओं की भाषा पर ही रहना चाहता हूं। कोई हस्तक्षेप डॉक्टर कौशल कांत मिश्र कागज की शक्ल में करना चाह रहे थे। जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, उनका अधिकार बनता है कि वो अपने हस्तक्षेप को रखें। जी कौशल जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, ये जो बता रहे थे जी, इन्हीं के स्टेज से ये नारा लगा था, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। ये कहाँ लगा था? इन्होंने इन्हीं के स्टेज से लगा था। और एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी। आज मैं CMI की वेबसाइट दिखा रहा हूं, ये ठीक है, ये इंडिया का है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का जो है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में, अभी जो वेबसाइट पे शो कर रहा है, आज का करंट इस मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट 3% है, जबकि दिल्ली का 14% है,
झारखंड का 89% तो है। डॉक्टर कौशल मिश्र का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 3% के करीबी बेरोजगारी बची है। आगे सबके हाथों में काम है, सबके हाथ में दाम है, इसलिए ज्यादा चिंता विंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं आना चाहता हूं एक बार फिर डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी के पास और उनसे समझना चाहता हूं। पांडे जी, राजनीतिक दलों की भाषा को लेकर हमने काफी बात कर ली, मुद्दा है जनता के स्तर पर प्रतिक्रिया का, कहां चूक रहे हैं हम, इस पर आपसे बात करना चाहता हूं। नेता ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। आजम खान के संदर्भ में यह बयान कई बार उनके विरोधी कहते हैं कि उन्होंने भारत माता को डायन बताया, पर यही भारत है, इसी भारत का रामपुर क्षेत्र है और वहां की जनता है और जनता के स्तर पर आजम खान को मिलने वाला समर्थन है। आज समझना ये चाहता हूं, क्या जनता ने इस भाषा को स्वीकार कर लिया है? आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, क्या जनता के स्तर पर भी अब यह भाषा अखरती नहीं है, परेशान नहीं करती है या भाती ही है? अब उन्हें किसी अटल जी की, किसी स्वराज जी की, किसी इंदिरा जी की, किसी राजीव जी की सौम्य भाषा की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार की कुछ भाषा होनी चाहिए जो गली मोहल्लों में जो गुंडे आपस में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर वैसा मंच से हो तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या सोचते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, ये देश राम और कृष्ण के संस्कारों से आगे बढ़ता है जी। और मुझे नहीं लगता कोई हिंदू का घर होगा जो जहां पर रामायण और महाभारत ना पढ़ा जाता हो, या किसी मुस्लिम का घर होगा जहां पर कुरान की आयतें ना पढ़ी जाती हो, या सिखों के यहाँ गुरबाणी ना पढ़ी जाती हो। मुझे लगता है कि हम सब धर्म से संचालित होने वाले लोग हैं, हमारी व्यक्तिगत आस्था है। ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसी भाषा का उपयोग जी कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है और इसका असर निश्चित रूप से चुनाव परिणामों में दिखाई देता है। तमाम ऐसे बड़बोले कैंडिडेट्स होते हैं, चुनाव में आप देखिए कि उस पार्टी की लहर होती है लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। ये बड़बोलापन ही, इस तरीके की भाषा ही उनका व्यक्तिगत सीआर लिखकर उनको चुनाव में धूल चटाने का काम करती है। जो भी इस भाषा का प्रयोग करता है जनता उसको जरूर याद। दूसरी बात मैं हिमांशु जी कहना चाह रहा हूं जी। अच्छा, मैं इसमें एक और बात थोड़ा सा केवल जोड़ दूं। देश के प्रधानमंत्री जी भाषा की मर्यादा को तोड़ने के चैंपियन है। मैं उनके तमाम शब्दावलियों पर नहीं जाना चाहता। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके जर्सी गाय से तमाम उनकी भाषाओं पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ही इज द चैंपियन, वो इसके चैंपियन है और वही इसके मास्टरमाइंड भी है। मैं दूसरी बात आना चाहता हूं, आजम खान का आप जिक्र कर रहे थे। देखिए आजम खान ने क्या आरोप अपराध किए नहीं किए, मुकदमे चल रहे हैं, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैं सपा के साथी से जरूर पूछना चाह रहा हूं कि आज आप आजम खान की तरफदारी तो कर रहे थे, लेकिन जब आजम खान जी जेल में थे, अखिलेश यादव जी कितनी बार उनसे मिलने जेल गए थे, या उनकी रिहाई के लिए या उनके प्रति अगर अन्याय हो रहा था तो कितनी बार अखिलेश यादव जी सड़कों पर उतरे? आपको मैं याद दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आजम खान के खिलाफ सरकारी अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया था, ये आप जानकारी के लिए। दूसरी बात, हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं पिछले 2-3 महीनों से, 4 महीनों से, वो चैनलों पर बैठते हैं और उनको उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे रटे हुए हैं। उनको किसानों के मुद्दे रटे हैं, उनको बेरोजगारों के मुद्दे रटे हैं, उनको तमाम मुद्दे रटे हैं। लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं सपा के साथी से, जब उम्भा में आदिवासियों पर गोलियां चल रही थी, वहां प्रियंका गांधी जी गई थी, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब 700 किसान शहादत दिए, राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर पे बैठ के यात्रा निकाली, उसके पहले 14 में भट्टा परसोन से भी यात्रा निकाली थी, लखीमपुर में प्रियंका गांधी जी जाती हैं किसानों के लिए, जब इनकी योगी जी वाली थार उनको नोट देती है। हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के जितने मुद्दे आप गिनाएंगे सब में कांग्रेस। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, इतने मासूम तो आपकी पार्टी के भी हालात नहीं है। आप पूछ रहे हैं जब भट्टा पारसोल के संदर्भ में इधर कहां थे, जब 700 किसान मर रहे थे उस समय अखिलेश यादव कहां थे? 13 महीने किसान आंदोलन चला, क्या आप बता सकते हैं इस 13 महीने के दौरान आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कितनी बार विदेश के दौरे पे गए? जब किसान सर्दी में, गर्मी में, बारिश में संघर्ष कर रहे थे तब आपके नेता विदेश की सैर कर रहे थे। कुछ कहेंगे इस पर?
सवाल अगर उठाने हैं अखिलेश यादव के संदर्भ में तो इन सवालों के घेरे में आप भी हैं और उतनी ही गंभीरता के साथ आपको भी घेरा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आप घेरिए, आपका हक है। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ लीजिए, वो विदेश जाने का कोई उनका पाबंदी तो नहीं है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी कितने बार विदेश गए या अखिलेश यादव जी कितने बार परिवार के साथ वहां पर गए। देखिए, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, लेकिन पंजाब से क्या राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर की यात्रा नहीं निकाली किसान आंदोलन के पहले? क्या भट्टा परसौल भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल से पदयात्रा नहीं की? मतलब आपका मानना है कि 13 महीने तक चले हुए संघर्ष में, किसानों के जीवन मरण के संघर्ष में, अगर आपके नेताजी के द्वारा एक दिन के लिए ट्रैक्टर में बैठकर यात्रा निकाल दी गई तो किसानों को अभिभूत हो जाना चाहिए, दंडवत उनके आगे समर्पण कर देना चाहिए कि आपने कितना अद्भुत किस्म का समर्थन, कितना अद्भुत परिश्रम हमारे लिए किया, विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं बातचीत को समापन की स्थिति में ले जाना चाहता हूं और प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं और प्रभात त्रिपाठी जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विधानसभा चुनाव में भाषा के गिरते स्तर का कोई जवाब जनता के स्तर पर मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं, या प्रभात जी अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा कुछ और नीचे गिरने का, तब जनता अपनी प्रतिक्रिया देगी? या जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जनता के स्तर पर कोई जवाब की उम्मीद हम कर सकते हैं? ये सवाल साहब, अब स्थिति बन रही है। पहले मतदाता जो है थोड़ा ऐसा मतदाता था जो भ्रमित होके एक वोट देता था, अब मतदाता जागरूक हो गया है जी। और हर जितने भी राजनीतिक दल हैं जो उनको सूट करता है वो वही बात कर रहे हैं, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे में सभी रंगे हैं, कोई साफ सुथरा नहीं है। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ दिल्ली साहब कि जब डबल इंजन की सरकार होती है जी। और देश को एक विकासशील भारत और एक नए भारत बनाने की बात होती है जी। तो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, चाहे उधर हो, केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लोकसभा में बोलते थे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष थे तब या प्रधानमंत्री थे तब, वो अपनी जिस भाषा का गंगा जमनी तहजीब का प्रयोग करते थे, कविता से जिस तरीके से वो अपने विरोधियों को भी अपना कर लेते थे। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि नए उत्तर प्रदेश में जो नया एक परिवेश बन रहा है और आप कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बनाएंगे, अभी नहीं बना है। 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा था आपने 2017 के मैनिफेस्टो में। कल लोक कल्याण पत्र जारी हो रहा है, कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा और शायद अमित शाह से कि क्या $5 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बन गया है? नहीं बना है। अब आप भाषा पे आ जाइए। भारत देश जिन विभिन्न भाषाओं का एक ऐसा एक गंगा जमनी तहजीब के लिए भारत जाना जाता था, आज वो भारत कहाँ है? आज वो उत्तर प्रदेश कहाँ है? मैं इन पैनल के तीनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? जनता तो चाहती है विकास, जनता चाहती है काम, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एजुकेशन सेक्टर बढ़े, लेकिन आप कैसा प्रदेश बना रहे हैं? वाकई आप सच बोल रहे हैं, जनता ऐसा चाहती है? प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये चुनाव तो 80-20 का है और अभी उन्होंने बयान दिया है कि अब ये 90-10 का रह गया है। आप विकास की, सड़क की, रोजगार की, काम की, धंधे की, सड़क की, पुल की बात कर रहे हैं। बात तो बताई जा रही है कि ये तो कुल मिला के 20-80 का और अब 10-90 का चुनाव। साहब ये तो चाहते हैं कि 80-20 और 90-10 का रहे। देखिए, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सबका साथ आपने ये नारा क्यों दिया? ये नारा क्या चरितार्थ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ या देश के अंदर, क्या आप सेकुलर कंट्री को संविधान में अगर सेकुलर सबका, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल प्रभात त्रिपाठी जी ने उठाया है। 2 सवालों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूं मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्र के साथ कि जिस पार्टी का दावा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कुल मिला के मामला 80-20 का, तो 20 के विकास और विश्वास के प्रति आपने अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी। एक सवाल। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपसे जानने का वो ये है कि आपके द्वारा दावा किया जा रहा था अपराध किस कदर कम हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भी एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 लड़के अपराधियों के पलायन से परेशान हैं। अखिलेश यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके योगी आदित्यनाथ जी से पहले, उन्हें लड़का कह रहे हैं। जयंत चौधरी
जो चौधरी चरण सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी हैं, उनके संदर्भ में यही सम्मान, यही भाषा आपके माननीय मुख्यमंत्री प्रयोग कर रहे हैं। बताता हूं कि जब अपराधी सारे पलायन कर गए तो सिद्धार्थनाथ सिंह पे हमला हो जाता है, असुद्दीन ओवैसी पे गोली चल जाती है। ये पलायन के बाद जो गोली चला रहे हैं और हमले कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मासूम लोग हैं जिनके द्वारा गलती से ऐसा हो जा रहा है या कुछ और है? दो सवाल आपसे। हिमांशु जी, बीच में पहला सवाल मैं सुन नहीं पाया, जितना मैं सुन पाया हूं उसका जवाब दे दूं। और पहले मैं अपना क्लेरिफिकेशन दे दूं जी। मेरे मुंह से गलत निकला था कि 140 लाख करोड़, ये 140,000 करोड़ की गन्ना भुगतान था जी। और इसको मानने में मुझे कोई डाउट या कोई शर्म नहीं है। आपका बड़प्पन है, स्वागत योग्य। ठीक है। और जो बात आपने कही कि आप जो देखिए, अपराध का होना सोसाइटी का पार्ट होता है। अमेरिका में भी अपराध होता है, फ्रांस में भी अपराध होता है, सब डेवलप्ड कंट्री। बात यह है कि पहले की कंपैरिजन में अपराध में कमी कितनी आई है। अगर हम उस कमी की बात करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि जब यहां पर मैंने दंगों का पूरा बताया था मामला, अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ की संपत्ति जो अपराधियों की है उसे जब्त करके उसको सरकारी में मिलाकर के उसको गरीबों के लिए मकान बनाए गए। ये तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। मैं अपने पहले सवाल को फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि उस पर आपकी टिप्पणी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए, जिसे आप सुन नहीं पाए थे किन्हीं भी कारणों से, कि आपकी पार्टी दावा करती है सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि वह पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के नारे के तहत उस 20% को विकास और विश्वास के दायरे से बाहर कर दिया है? ना आपको उनका साथ चाहिए, ना उनका विकास चाहिए, ना उनका विश्वास चाहिए। इस बदलाव पर कोई टिप्पणी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा करना चाहेंगे? हर आदमी इस 80-20 दावे को हिंदू और मुसलमान पे ले जा रहा है और ये सवाल आपका उसी की तरफ इंगित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये 80-20 की बात उसकी है कि वो 80% है जो जब अफजल गुरु को फांसी होती है तो वो खुश होता है, 20% वो है जो दुखी होता है। पाकिस्तान के जीतने में 80% दिवाली हिंदुस्तान में मनाता, पाकिस्तान में दिवाली जो मनाता है हिंदुस्तानी मनाता है 80%, 20% लोग पाकिस्तान के जीतने में ही दिवाली मनाते हैं। 20% वो है जो, अगर आप देखें पिछले इलेक्शन को देखें, पिछले इलेक्शन में अगर एनडीए की टोटल सीट देखें वो लगभग 80% है और 20% वो है जिन्होंने हमें नहीं वोट दिया था। 20% वो है जो अभी के बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने की। 80% सीट वो है जो एनडीए के हिस्से में आई। जो 20% है, उस 20% के होने का मतलब ही है कि वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो लोग दिवाली मनाते हैं, वो लोग भारत की जीत होने पर मातम मनाते हैं, और ऐसे लोगों के संदर्भ में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा को अपना नारा बदलना चाहिए अगर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा की बात पर जाएं। अब उसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे साथ, उनका विकास और उनका विश्वास, इसके लिए समर्पित रहेंगे कौशल कांत जी। आखिरी टिप्पणी यह है, जो हिंदुस्तान के साथ है, जो देश के साथ है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। जो देश के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अगर आपको देश के साथ होना है यानी भाजपा के साथ होना है, अगर आप भाजपा के साथ नहीं है तो आप देश के साथ नहीं है। फैसला आपको करना है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जिस बिंदु पर पहुंच रहे हैं, क्या वाकई इस भाषा के साथ ही हम आने वाले समय में राजनीतिक सौहार्द कायम कर पाएंगे? जिस उत्तर प्रदेश के संस्कार की सदियां गवा रही, क्या उत्तर प्रदेश अब इस राजनीतिक कटुता के लिए ही देश में पहचान रखेगा? क्या इस प्रदेश के राजनीतिक इस प्रकार की भाषा के माध्यम से ही पूरे देश में मिसाल बनेंगे? जिस प्रदेश ने लगातार देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में, क्या वो प्रदेश इस प्रकार की भाषा को पसंद करने वाले प्रदेश के तौर पर जाना जाएगा? इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की भाषा है ना, इसी को लेकर मोमिन खां, मोमिन का एक कमाल का शेर है। उन्होंने कहा कि आपकी कौन सी बड़ी इज्जत, कि आपकी कौन सी बड़ी इज्जत, मैं अगर बज़्म में जलील हुआ। इससे ज्यादा साफ बात कही जा सकती है।
अगर आप सामने वाले को जलील कर रहे हैं तो तय मानिए इसमें आपका छोटापन ही जाहिर होता है। बेहतर होगा उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके जितने भी नीति निर्धारक राजनेता हैं वो अपनी भाषा पर संयम रखें। प्रतिद्वंदी के लिए अगर सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसमें आपका सम्मान ही बढ़ेगा, घट नहीं जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ इस नसीहत पर अमल करेंगे? आने वाले चुनाव प्रचार के चरणों में हम देखेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।